एवरीवन, हम फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की जो श्रृंखला है उसमें एक छठा लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसका टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स। अब इस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल एलिमेंट्स में एक खास बात होती है कि होते क्या असल में एक न्यूट्रिशन होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स को हम क्या मिनरल न्यूट्रिएंट्स को हम क्या समझ सकते हैं? वो इनऑर्गेनिक आयंस जो पौधा जमीन या हवा या पानी से लेता है और जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता। उसे क्या कहते हैं? हम मिनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं। और जो मिनरल न्यूट्रिएंट को पौधे का एब्जॉर्ब करना यानी जमीन के अंदर से लेना, हवा से लेना, पानी से लेना, उसको ट्रांसलोकेट करना कि जहां से वो लिया और जहां उसके साइट ऑफ एक्शन है वहां लेके जाना। उसके बाद उसका एसिमिलेशन यानी उस एलिमेंट्स को साइट ऑफ एक्शन से ले जाने के बाद उसका प्रोटीन बनेगा, स्टार्च बनेगा, फ्लावर बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, प्रोटीन बनेगी, जो भी कुछ बनेगा वो वहां जाके एसिमिलेट होता है प्लांट के अंदर। और उस सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मुख्य तौर पर पौधे को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल है। इस 17 पोषक तत्वों के सिवा कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, या प्लांट के डेवलपमेंट के लिए उस स्पेसिफिक सोइल की कंडीशंस में किसी एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो प्लांट 4 और एडिशनल जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ग्रहण करता है। उसमें पहला सोडियम, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा वेनेडियम और चौथा सिलिकॉन है, जो प्लांट अलग अलग अपनी गतिविधियां या स्पेशल गतिविधियां करने के लिए एब्जॉर्ब करता है। अब इनमें से हम जनरली CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिनरल में काउंट नहीं करते, क्योंकि पौधा ये हवा या जल के द्वारा ग्रहण कर लेता है। बाकी सारे जमीन के अंदर से आते हैं, यानी उनका जो रॉ मटेरियल है और है वो मिनरल है, कि जमीन से खनिज निकलते हैं, उनको उनके बाद से इनका निर्माण होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं। और ये सारे के सारे मेनली आयनिक फॉर्म में होते हैं। कुछ ही ऐसे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नॉन आयनिक फॉर्म में पौधा ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब इस मिनरल न्यूट्रिशन में ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इनमें से जिनको पौधा हवा से लेता है वो CHO है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हवा से लेता है, हाइड्रोजन भी हवा से ले सॉरी ऑक्सीजन भी हवा से ले सकता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पानी से भी इजिली अवेलेबल हो जाते हैं पौधे को। उसके बाद है जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बाद, तो टोटल हमने 17 गिने थे, 3 बेसिक, 6 मैक्रो और 8 हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो की भी 2 श्रेणियां होती है, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जिनके बिना ग्रोथ पे ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है, इनकी रिक्वायरमेंट सेकेंडरी से ज्यादा होती है। तो प्राइमरी में हमारे पास NPK है और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो बच गए हमारे पास 8, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, ट्रेसेस में जरूरत पड़ती है, पार्ट्स पर मिलियन में जरूरत पड़ती है। उन पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब किस न्यूट्रिएंट को हम क्या कहेंगे कि एसेंशियल है? ये क्राइटेरिया आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने 1939 में दिया था। उसने क्या कहा कि एक पौधा किसी न्यूट्रिएंट के बिना अपनी वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव या दोनों साइकिल पूरा ना कर पाए, वो न्यूट्रिएंट क्या कहलाएगा? एसेंशियल कहलाएगा। दूसरी बात उसने क्या की, वो न्यूट्रिएंट जिसके बिना पौधा अपनी वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरी नहीं कर पाया, उसकी कमी को केवल वही पोषक तत्व पूरा कर सकता है। वो दूसरा पोषक तत्व अप्लाई करने से उसकी कमी पूरी नहीं होती, उसकी कमी को करेक्ट नहीं किया जा सकता, वो एसेंशियल एलिमेंट की श्रेणी में आता है। और तीसरा ये है कि जो भी पोषक तत्व लिया वो प्लांट के अंदर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को गवर्न करेगा, यानी वो जब प्लांट के अंदर जाएगा तब वो स्पेसिफिक फंक्शंस करेगा।
जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे प्लांट की अनफेवरेबल कंडीशंस में, सोयल की कंडीशंस में, मीडियम्स में, उसको हेल्प करेंगे, उसको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अब क्लासिफिकेशन क्या, हमने जो एसेंशियल एलिमेंट देखे उनका वर्गीकरण करना जरूरी है, क्लासिफिकेशन जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है, जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स को कब कहाँ कितना डालना है। जैसे क्वांटिटी के आधार पे पहले है बेसिक न्यूट्रिएंट, जिनको हम मिनरल्स न्यूट्रिशन भी नहीं कहते, यानी जो हवा पानी और जल से, हवा और जल से पूरे हो जाते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पौधे का टोटल वेट होता है उसका लगभग 95 से 96% तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स ही होंगे, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पूरे होते हैं, 45 और 6। अब आगे मेजर न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो हमने देखे थे दो तरीके से, जिनकी रिक्वायरमेंट 1 ppm से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसमें पहले 3 है एनपीके, वो प्राइमरी है, और लास्ट वाले सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और बाद में आता है माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट्स, वो जिनकी रिक्वायरमेंट पार्ट्स पर मिलियंस में होती है, ट्रेसेज में होती है, उनको क्या कहते हैं हम, माइक्रो या ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। अब क्या वो पोषक तत्व लिए उनको किसी और आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? किया जा सकता है। वो कि जो पोषक तत्व लिया पौधे ने, वो पौधे के अंदर फंक्शन क्या करेगा। जैसे CHO पहला, इनको हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, बेस स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। यानी प्लांट की जो स्ट्रक्चर तैयार होगी उसमें इन तीन का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर बनी, अब उसको जिंदा रखना, सेल्स को जिंदा करना, लाइफ के प्रोसेस को गवर्न करना, उनके लिए एनर्जी स्टोरेज की, ट्रांसफर की और बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है। इस मुख्य काम को और अपने जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको एक्टिव रखने के लिए नाइट्रोजन की, सल्फर की और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद स्टोमेटा क्लोजिंग का मूवमेंट है, साल्ट से लड़ना है, ओस्मो रेगुलेशन करना है, उन सब के लिए जो हमारे कैरियर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनको भी आ, वो उनका भी जो काम करना है वो काम करते हैं पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब उसके बाद ये जितनी लाइफ की प्रोसेस होंगी, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है, फ्रूट का डेवलपमेंट है, फ्लावर का डेवलपमेंट है, मेच्योरिटी के सिम्टम है, उनके लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जो उस फेजिक चेंज को गवर्न करेंगे। तो एंजाइम का एक्टिवेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो जितने मोस्टली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे क्या करते हैं, एक्टिवेटर्स का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो एंजाइम को एक्टिवेट रखते हैं। उसके बाद आती है कि मोबिलिटी, कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आप जमीन में डालते हो, क्या आपको कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, डालने के बाद वो पौधे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके लिए हम न्यूट्रिएंट्स को सोइल की मोबिलिटी के आधार पर भी क्लासिफाई करते हैं। जैसे जो न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर डालते हैं, या तो मोबाइल रहते हैं यानी मूव कर जाते हैं, लेस मोबाइल है यानी कम मूव करते हैं, इमोबाइल है जो जहां डाल दिया उसके बाद नहीं जाता कहीं भी, वो फिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब हमने जितने न्यूट्रिएंट्स लिए वो एक तरीके से तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मोबाइल भी हो सकता है और इमोबाइल भी हो सकता है। तो हमें उस चीज का कैसे पता चलता है? जैसे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, उनके आयनिक फॉर्म्स जो हाईली सोल्यूबल होती है, दे आर नॉट एब्जॉर्ब ऑन क्ले कॉम्प्लेक्स, यानी जैसे डाल दिया वो सोल्यूबल होंगे और प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जैसे नाइट्रेट की फॉर्म है SOBO3 और क्लोरीन और मैंगनीज। लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है, यानी वो सोल्यूबल तो है पर वो क्ले कॉम्प्लेक्स के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब अगर पौधे को उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब उनकी मोबिलिटी है या उनका मूवमेंट है वो फ्री नहीं होता, रिड्यूस्ड होता है। अमोनिया के आयंस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये क्या है, लेस मोबाइल है। और उसके बाद इमोबाइल, इमोबाइल वो हो गए जो जहां डाल दिए फिक्स हो जाते हैं, फिर मिलते ही नहीं। फास्फोरस, H2PO4, HbO4 और जिंक, इनके जो भी आयनिक फॉर्म्स होती हैं वो सोइल के अंदर फिक्स हो जाते हैं, और जो डाल दी उसके बाद वो पौधे को मिलती नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इसमें देखो, नाइट्रोजन NO3 माइनस तो है मोबाइल, यानी पौधा आसानी से ले सकते हैं,
अमोनिकल है वो इमोबाइल है, फिक्स हो जाती है। फास्फोरस के दोनों फॉर्म में मोबाइल है। पोटासियम समवट मोबाइल है यानी लेस मोबाइल है। सल्फर मोबाइल है। कैल्शियम समवट मोबाइल यानी लेस मोबाइल। और इसी तरह हम नीचे तक जाते हैं तो जिंक में हम पढ़ते हैं तो इमोबाइल है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें पौधे को देना है तो हमें मोबिलिटी के आधार पर उस न्यूट्रिएंट की एप्लीकेशन करनी चाहिए ताकि पौधा उसको आसानी से ले सके और अपनी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव साइकिल को पूरा कर सके। अब मोबिलिटी प्लांट्स में भी होती होगी, अगर जमीन के अंदर हुई तो। अब वो मोबिलिटी के आधार पे भी हम न्यूट्रिएंट्स का एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे एनपीके, जमीन में नाइट्रोजन मूवेबल था NO3 फॉर्म में, तो इसी प्रकार ये पौधे के अंदर भी मोबाइल फॉर्म में रहता है। जैसे पौधे ने अब्जॉर्व किया एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये नीचे के पत्तों पे इनके सिम्टम आएंगे। जैसे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, प्लांट जो टोटल हाइट होगी वेजिटेटिव टाइम पे उसके आधे में, तो आपको देखने का मिलेगा कि उन पत्तों पे किसकी डेफिशिएंसी आती है। अगर वो पूरी तरह नहीं ले आते, सल्फर की, आयरन की, मैग्नीज की, कॉपर की, बोरोन की, क्लोरीन की। इसका मतलब नीचे वाले मोबाइल, ऊपर उससे ऊपर मोबाइल से ऊपर कौन सी रहनी आती है, लेस मोबाइल। जिंक मॉडरेटली मोबाइल है यानी जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। और उसके बाद जो आती है कैल्शियम और बोरोन की, वो लिस्ट मोबाइल है यानी पौधे में जो वेजिटेटिवली ग्रोन ऊपर के जो पार्ट होता है वहां पर ये रहते हैं और ये मोबाइल नहीं होते, जहां रहते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं। तो जो अगर हमें कैल्शियम और बोरोन की कमी करनी है, पूरी करनी है पौधे के अंदर, तो हमें रूट से ना देके हमें क्या करना चाहिए, फोलियर स्प्रे पे जाना चाहिए। जो मोबाइल है उनकी आप उनके डिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, स्प्लिट एप्लीकेशन भी कर सकते हो। फास्फोरस पोटास है तो हमें बेसल डोज के रूप में देना चाहिए। और आखिरी क्लासिफिकेशन है कि ये एनाइंस और कैटाइंस के आधार पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं इनकी, कैटाइंस और एनायंस। जो मेटल्स होंगे उनकी कैटाइन बनेगी, जो नॉन मेटल होंगी एनायंस बनेगी। तो कैटाइंस में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक और कॉपर है। और एनायंस में नाइट्रेट, SO4, H2, PO4 है। ये एनायंस की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब आया क्या, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी आसानी से पौधे को जा होती है या कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो काम करते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो काम करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट का, एब्जॉर्प्शन का, ट्रांसलोकेशन का, एसिमिलेशन को फेवर करते हैं या रिटार्ड करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का लेना और हाइड्रोजन का निकालना। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का लेना और ऑक्सीजन का निकालना। दोनों एक दूसरे के रिवर्स होती है और एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें होती रहती हैं। तो मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज स्टेट में लिए जाते हैं, जब ऑक्सीजन ली जाती है उसी श्रेणी में लिए जाते हैं। लेकिन आयरन और मैंगनीज ऐसे हैं जो रिड्यूस्ड फॉर्म में पौधा लेता है। कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो रिलेटिव कंसंट्रेशन से ही मूवमेंट होता है हर चीज का। तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। अगर बाहर पोषक तत्व ज्यादा है तो पौधा अंदर आसानी से ले सकता है, और अंदर ज्यादा है बाहर कम है तो इसका मतलब सोयल से खींचने में उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोयल। अब मॉइस्चर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चर रहेगा तो प्लांट ट्रांसपीरेशन कर पाएगा, ट्रांसलोकेशन कर पाएगा। अब वो पौधा जाइलम ऐसा से खींच ही नहीं पाएगा, तो अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी पौधा नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब मॉइस्चर अगर कम है तो न्यूट्रिएंट साइड में फिक्स हो जाते हैं, प्लांट को एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जाना पड़ता है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की पैसिव एब्जॉर्प्शन तब होगा जब इफेक्टिव या अवेलेबल मात्रा में मॉइस्चर जमीन के अंदर होगा, तो पौधा आसानी से न्यूट्रिएंट्स को ले पाता है। एरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिएशन, क्योंकि जब तक सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी रूट्स पे तो वो ट्रांसपिरेशन पुल के हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, तो पौधा ले ही नहीं पाएगा जब वो उसके अंदर एनारोबिक कंडीशंस जमीन के अंदर डेवलप रहेंगी। तो अब क्या रहेगा, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जाना पड़ेगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब जब
जमीन की, पानी की, हवा की, एरिएशन की जब दिक्कत होती है पौधे को, तो पौधा जिंदा रहने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है। उस एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। तो एनर्जी लगाएगा, एक्टिव रहेगा, तो उसने क्या करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ज्यादा काम करेगा तो इसका मतलब जो ऊर्जा उसकी खुद के ग्रोथ डेवलपमेंट में लगनी चाहिए थी, वो कहाँ लगी, उसकी एक्टिव एब्जॉर्प्शन में लगी न्यूट्रिएंट्स का, ताकि कम से कम वो जिंदा तो रहे। और पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा, जब ये सारी चीजें, एयर, वाटर और टेम्परेचर, पीएच, जब ये सारे सही मात्रा में रहेंगी, तो प्लांट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और प्लांट जमीन से इजीली ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा बिना एनर्जी लगाए क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसलोकेट कर लेगा जमीन से साइट ऑफ एक्शन की तरफ। तो वो क्या कहलाता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ प्लांट की जो एक्टिविटीज होती हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी एक निश्चित तापमान पर ही जिंदा रहते हैं, या प्लांट के जो कैनोपी के नीचे की जगह है या माइक्रो क्लाइमेट है उसमें जिंदा रहेंगे। अगर वो एडवर्स हो जाएगा तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे नहीं रहेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स को इमोबाइल फॉर्म में, मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट करना वो आसान नहीं रहेगा। तो टेम्परेचर बड़ा क्रिटिकल रोल अदा करता है। पीएच, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पीएच की रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूट्रल रेंज है वो सबसे अच्छी होती है सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक भी है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 6 से 8 तक की जो पीएच होती है उसमें इसकी अवेलेबिलिटी हाईएस्ट होती है। 6 से 7.5 तक होती है उसमें फास्फोरस की अवेलेबिलिटी रहती है। और 8-5 से ज्यादा होती है तो उसमें पोटासियम की अवेलेबिलिटी पौधे को आसानी से हो जाती है। कारवां में अक्सर मिलते गए बेऔकात वाले लोग, सफर में बहुत मिले स्याने अक्ल वाले लोग। सिकवा बस यही है कि सब अपने रहे, तूफान आते ही घर बदलने वाले लोग। रिश्तों की सल्तनत में जो ताज के मानिंद रखे, कतई मामूली निकले मेरे खेमे वाले लोग। शायद नसीबों की जमीन बंजर थी, शायद नसीबों की जमीन बंजर थी माही, जो मिले वो कांटों के जैसे चुभते लोग। धन्यवाद। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी की श्रृंखला में हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।